19 पब्लिक में ही मैं कुछ डिस्टरबेंस टॉलरेट नहीं करता हूं, और हमारे बीच में जब है तो मेरा मकसद एक ही है कि मरने से पहले, वही कह रहा हूं मैं, आई एम 72, जितने एक्टिविस्ट पैदा कर सकता हूं उतने पैदा करे, जो एक सही ढंग से इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाए। मुझे फिरा का प्रेसिडेंट 2003 में या 4 में, मुझे याद नहीं, बहुत साल पहले, 6 में होगा, हाँ शायद 2006 में होगा, बना दिया था 4 में। अच्छा, और इसके बाद उन्होंने मुझे उस कुर्सी से निकलने नहीं दिया है। फेविकॉल तो मैंने नहीं डाला है, फीरा के बाकी ऑफिस बेयर ने डाल के रखा है। मैं हमेशा बोल रहा हूं 65 एज के बाद, ये मेरा आखिरी मीटिंग प्रेसिडेंट टर्म है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन ये मुझे छोड़ते नहीं। मैं सोचा कि अभी यहाँ मुझे रिहा किया जाएगा, लेकिन यहाँ भी मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है। किसी का सपोर्ट किस लिए नहीं है? छोड़ने पर मेरी बीवी भी कह दे जब तक हो जाए चलाने दो, इसलिए मैं तो मजबूर हूं कि कोई इस पद ग्रहण करे और मुझे इस पोस्ट से मुक्ति मिल जाए, और इसी की तलाश में मैं 10 सालों से काम कर रहा हूं। लेकिन जब प्रेमानंद जी गुजर गए, उनको मालूम था कि कैंसर है, ज्यादा बचने वाला नहीं हूं, तो मुझको बोले, नरेंद्र मैं तो आई एम डाइंग हैप्पीली, क्योंकि मुझे मालूम है कि आगे तुम चलाओगे। तो मैंने पूछा मैं क्या करूं? वो बोला वो तेरा सरदर्द है, यूर हेडेक नॉट माइन। वो तो गुजर गए। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि मैं इस आंदोलन में कैसे आ गया, बाय एक्सीडेंट, क्योंकि मुझे इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। मैं तो तर्कशील था फ्रॉम द एज ऑफ 11 साल से। 11 साल पे मैंने भगवान को मेरी जिंदगी से निकाली थी, और मेरी माँ को बोला था मैं, भगवान नहीं है, यह सब बकवास है। तो मेरी माँ क्या क्या कही मालूम है? वो बोली, बेटा तुम्हें इतने छोटे उम्र में ये मालूम हो गया क्या? तो मुझे लगता था कि मेरे माँ भी नास्तिक थी, लेकिन वो बोल नहीं सकी, क्योंकि एक ब्राह्मण फैमिली में है, 4 बच्चे हैं, पति है, फैमिली है, इन सब को संभालना है और इस समाज में रहना है। समाज में रहने के लिए कुछ रीत रिवाज फॉलो करने की जरूरत थी उस जमाने में। 1960 की 61 की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जब वो मर गए, जब उनका देहांत हुआ 1995 में, और जब हम देहांत कहते हैं सब अंत है, आगे कुछ नहीं है, वो पूरी नास्तिक थी और बोलती थी कि मैं नास्तिक हूं। तो मैं बहुत यंग एज पे नास्तिक बन गया, लेकिन आंदोलन में जुड़ा नहीं था। 1976 में, शायद आप में बहुत कम लोग उस टाइम में जन्मे थे, या आपको याद बहुत कम होगा, उस समय इमरजेंसी था, इंदिरा गांधी का इमरजेंसी। उस समय न्यूज़पेपर्स में ज्यादा न्यूज नहीं आता था, प्री सेंसरशिप था। न्यूज़पेपर्स छपने से पहले सेंसर अधिकारी को दिखाना था, और वो नहीं चाहिए वो सब निकालता था, और कुछ पेपर्स ब्लैंक आते थे। तो बाद में इन्होंने रूल कर दिया कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कुछ तो छपना चाहिए। तो ये लोग कुछ सुरक्षित न्यूज, सेफ न्यूज छपना चाहते थे, और उस टाइम में हमारा न्यूज यानी तर्कशील न्यूज सेफ समझा जाता था। तो इसलिए इन्होंने हमारे आंदोलन को बहुत बढ़ावा दे दिया,
और उसी समय डॉक्टर कोवूर निकले थे श्रीलंका से और ये भारत के सफर कर रहे थे। भारत के सफर करने से 3 महीने पहले ही न्यूज आता था कि ये आने वाले हैं। और इंडियन रैशनलिस्ट एसोसिएशन, जिनको IRA कहते हैं, वो प्रोग्राम्स फिक्स करते थे कि इस दिन यहाँ होगा, इस दिन वहाँ होगा, ऐसा होगा। और उन्होंने ऐसे एक रूल किया था कि वो किसी इंडिविजुअल को प्रोग्राम नहीं देंगे, ओनली ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जब हम उन्हें 1976 में मंगलूर बुलाना चाहते थे तो IRA बोले वी आर नॉट गिविंग प्रोग्राम टू इंडिविजुअल्स, ओनली ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। तो हमको एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना पड़ा और इसको हमने हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम देके दक्षिण कन्नड़ा रैशनलिस्ट एसोसिएशन, उस टाइम में साउथ कैनरा था, वो साउथ कैनरा रैशनलिस्ट एसोसिएशन का नाम दिया, लेटर हेड छपवाया, लगभग 30 मेंबर्स किए। उन 30 मेंबर्स में 25 या इससे कम उम्र वाले थे, 5 लोग 40 के ऊपर थे। आज क्या हुआ है, बिल्कुल रिवर्स हो गया। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 50 मेंबर्स है, 50 में 10 छोटे हैं, बाकी सब सफेद बाल वाले हैं, नहीं तो सफेद बाल को डाई लगाने वाले हैं। हाँ, तो ये हाल है हमारा, यहाँ भी वही हाल है। इसलिए हम चाहते हैं कि यंगस्टर को इस आंदोलन में लाए और इसको आगे बढ़ाए, और इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करें ये तो हमें सोचना हो। तो उस टाइम में डॉक्टर कोवूर को जब हमने मंगलूर में बुलाया तो इतना रिस्पांस था कि हॉल फुल हो गया, कंपाउंड फुल हो गया, रास्ता बंद हो गया। पुलिस बोले माइक को, ये लाउड स्पीकर को बाहर लगाओ। हम बोले सर ये तो टिकट का प्रोग्राम है, माइक बाहर लगाए तो टिकट खरीद के लोग आए, इनको तो हम इनजस्टिस कर रहे हैं ना। तो बोले नहीं, हमें मालूम नहीं, बाहर लगाओ, क्योंकि दंगे हो जाएंगे अगर बाहर नहीं डाला तो बाहर डाल दिया। इतना बढ़िया स्पीच किया था डॉक्टर कोवूर ने, लगभग 90 मिनट्स। हमें भरोसा ही नहीं था कि वो स्पीच देंगे, क्योंकि पिछले दिन मैं बगल वाले 100 किलोमीटर दूर वाले गांव पे गया था, उनको लाकर मंगलुरु लाया था, और उसी शाम उनको पेट में दर्द हुआ और पेशाब में खून निकलने लगा। तो हमारे डॉक्टर्स ने इसको परीक्षा की, बोले आइदर इनको कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर है, नहीं तो प्रोस्टेट का कैंसर है। तो हम बोले प्लीज आप रेस्ट लीजिए। वो बोले मैं रेस्ट लूं, आप लोगों का प्रोग्राम कल है। नहीं, मैं रेस्ट लेने वाला नहीं हूं। मुझे 2 लोग पकड़ के जाए तो भी मैं बोलने वाला हूं। इतना वीकनेस लेके बीच में वो टॉयलेट भी गए पेशाब करने, फिर से बोलने लगे, 90 मिनट्स तक बोले। उन्हीं से सीखा मैंने, जब तक जिंदा हूं बोलता ही रहूंगा। नेक्स्ट मैंने इंस्पिरेशन लिया था प्रेमानंद जी से। 1981 में एक मैजिशियन है मंगलुरु में, मेरे दोस्त है, उससे पहले मुझे प्रेमानंद जी का कोई परिचय नहीं था। वो बोले कि 2 ब्रदर्स है, प्रेमानंद और दयानंद, वो ऐसे हवा में हाथ हिला के बबूत देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अंगारों पे चलते हैं और कहते हैं कि सब चमत्कार नहीं है। तो इनके प्रोग्राम हम मंगलुरु में और उडुपी में करेंगे। उडुपी तो मंगलुरु के 60 किलोमीटर नॉर्थ पे है। पहला प्रोग्राम उनका उडुपी में था और इसको आयोजन किया था वो मैजिशियन शंकर ने। लोग भीड़ इकट्ठा हुआ था, टिकट का प्रोग्राम था। शंकर ने इख्तियार दिए थे कि ये तो मिरेकल्स का प्रोग्राम होगा और इसके साथ मैजिक भी होगा।
उस टाइम में शंकर सिंडिकेट बैंक के एम्प्लॉय थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट था बैंक से कि वो बैंक के सिवाय किसी और के लिए प्रोग्राम नहीं देंगे। तो इनके लड़के के द्वारा वो प्रोग्राम देते थे, कहते थे मेरे 4 साल का बेटा प्रोग्राम दे रहा है, मैं इसको हेल्प कर रहा हूँ। एक्चुअली आपको मालूम है 4 साल का बेटा क्या करेगा, सब कुछ बाप कर रहा। ठीक है। उस दिन पहले प्रेमानंद जी बोलने लगे, बोले कि साउंड ऑफ ओम ऐसा है कि वो प्रोक्रिएशन का साउंड है, जन्माने की क्रिया का पहला साउंड वो है। वो 2 मिनट भी नहीं बोले, पूरा भीड़ आ गया स्टेज पर। शट अप, वी हैव नॉट कम टू लिसन टू योर नॉनसेंस, हम मैजिक देखने आए हैं, मैजिक करो। आए थे बड़े तिलक वाले, चोटी वाले, शाल पहनते थे, राम राम, सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स लोग आए थे स्टेज पर। प्रोग्राम भी बंद करने की कोशिश की। बाद में शंकर जूनियर का, यानी 4 साल के बच्चे का मैजिक हो गया। बाद में जब मंगलूर का प्रोग्राम होने वाला था, मैंने प्रेमानंद जी को बताया कि बोलना मैं करूंगा, आप तो कन्नड़ जानते नहीं, तो जो बोलना है मैं कर दूंगा, आप जो बोलना है बोल दीजिए, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। तो ऐसा ही चला प्रोग्राम। मंगलूर का प्रोग्राम बहुत सक्सेस हो गया। बाद में ऐसे आ गया कि मंगलुरु में उस टाइम में एक ही पेपर था, उस पेपर ने लेटर्स छपवाना शुरू कर दिया और लोग हमें डांटने लगे, ऑर्थोडॉक्स लोग। वो कहे कि तर्कशील आज बोल रहे हैं कि चमत्कार नहीं है, वो कल बोलेंगे कि भगवान नहीं है। तो मैंने स्टेटमेंट दिया, कल क्यों भाई, आज ही हम बोल रहे हैं कि कोई भगवान नहीं है। ये मैजिशियन घबरा गए। ये मैजिक वालों का इंटेंशन क्या होता है? वैज्ञानिक सोच फैलाना नहीं, उनका इंटेंशन होता है टिकट भेजो, जितना चाहे उतना टिकट सेल करो और अपना ऑडिटोरियम फुल करो। ये मुझे मालूम है, क्योंकि एक बार एनडीटीवी का वीडी पीपल में एक स्पेशल प्रोग्राम था चमत्कारों पर। उस टाइम में मंच पे पीसी सरकार और मैं दोनों थे। तो मैंने पीसी सरकार को जाकर इंट्रोड्यूस कर दिया, आई एम नरेंद्र नायक। तो बोले व्हाट सर, यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ टू मी, आई नो यू। इसके डॉटर को बोले यही, यस सर। वो भी बोली सर सर नमस्ते नमस्ते, यू हैव डन सो मच फॉर दी कॉज सर, ऐसे ऐसे सब बोले। लेकिन जब बोलने की बारी आई, वो बरखा दत्त बोली आपने कैसे रसगुल्ला दिया था साईं बाबा को? बोले ओ लिव इट लिव इट लिव इट, डोंट टॉक अबाउट इट। क्यों? क्योंकि साईं बाबा के बंदों को उनके प्रोग्राम का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। फिर आ गई बात दूसरे के साईं बाबा के बारे में, तो बोले ओ नो नो नो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट पीपल्स फेथ। लोगों के विश्वास के बारे में हम बोलना नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ के मैजिशियन अगर कुछ बोलना है चमत्कारियों पर, बोलते हैं कि वो चमत्कार ऐसे 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 करता है, बोलते हैं हमारे गुरुजी नरेंद्र नायक। ये अपना ओपिनियन नहीं है, उनका है। तो जो भी बुराई हो मुझ पर हो, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको लेके ही चलेंगे। तो उसी टाइम में हमने, वो मैजिशियन घबरा गया और बोला कि हमको और तर्कशीलों को कोई संबंध नहीं है। तब मैंने ये तय कर लिया कि आगे हम अगर प्रोग्राम करेंगे हमारी ताकत पर करेंगे, किसी मैजिशियन के साथ नहीं। जब मेरे लगभग 100-200 वर्कशॉप भी हुए हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप पर। लास्ट टाइम मैं पंजाब में 2 महीने के लिए आया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्पॉन्सरशिप पर। तब भी हम बोलते थे वही जो हम बोलना चाहते हैं। हमारे बोलने पर अगर कोई रोक लगाने वाला है तो हम इसको प्रोग्राम नहीं देंगे। तो बाद में प्रेमानंद जी और हम मिलके प्रोग्राम करते रहे। प्रेमानंद जी को बहुत कम भाषा आते थे, सिर्फ 2, मलयालम और इंग्लिश।
हमारे यहाँ जब आते थे इंग्लिश में बोलते थे, मैं इसको ट्रांसलेट करता था कन्नड़ में। 4-5 प्रोग्राम के बाद वो बोले, हे नरेंद्र भाई, तुम्हें तो मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूँ ना, तुम उसको कन्नड़ में बोलो, मुझे इंग्लिश में बोलने की जरूरत क्या है, बाद में तुम मुझे इंग्लिश में कहो कि मुझे क्या करना है। तो मैं कहता था कि ऐसा बहुत देते, ऐसा है, बाद में प्रेमानंद प्लीज गिव विभूति, तो वो बहुत देते थे, ऐसे ही चलता आ गया। बाद में वो बोले, ए भाई तुम तो बोलना जानते हो, अब करना भी सीखो। तो मैंने ये करना भी सीखा उसी कारण। तो ऐसा हुआ। बाद में 2006 में मैंने नौकरी छोड़ दी, इसलिए कि पूरे टाइम इस काम पे लगा रहना है, नौकरी से इसको बाधा आती है। उस टाइम में प्रेमानंद जी हमारे घर में आए थे, और इत्तेफाक की बात सुनिए, 25 नवंबर 1976 को मंगलुरु में डॉक्टर कोवूर को कैंसर की डायग्नोसिस हुई थी। 25 नवंबर 2006 को प्रेमानंद जी को कैंसर का डायग्नोसिस हुआ। कहाँ? मंगलुरु में। फिर भी वो अपना काम करते रहे जब तक वो काम कर सकते थे। He worked as long as possible, as far as possible, as much as possible. तो मैंने भी इन लोगों को देखकर सोच लिया कि हम भी ऐसा ही कर देंगे, जब तक मुमकिन हो करते रहेंगे। लेकिन इसमें बाधा डालने वाले बहुत है जो हमें खत्म ही करना चाहते हैं। कि वो हमें खत्म करना चाहते हैं, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट मानता हूं, धन्यवाद मानता हूं, क्योंकि हम इफेक्टिव बन गए हैं, इसलिए ये लोग हमें एलिमिनेट करना चाहते हैं। बिकॉज वी आर इफेक्टिव, वो सोचते हैं कि हमको एलिमिनेट करने के बाद आंदोलन जाएगा, घट जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ। नरेंद्र धबोलकर को फिनिश करने के बाद 5 साल के अंदर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का दुगुना हो गया मेंबरशिप। और धबोलकर जी को क्या हुआ था, लगता है 2011 या 12 में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 20th ईयर था, और नरेंद्र धबोलकर ने मुझे बुलाया था वहां। उन्होंने मुझे बुलाया था वहां लेक्चर देने के लिए, और मैं पुणे गया। मुझे कोई पिकअप करने आएगी एक लड़की बोली थी, वो आ गई, इसके पीछे ही नरेंद्र धबोलकर आ गया, चलो 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 मुझे बोले। मैं बोला, हे नरेंद्र धबोलकर, आपको खत्म करने की कोशिशें हो रही है, आपको सिक्योरिटी लेना था, आप यहाँ क्यों आए हैं अकेले? तो बोले, क्या है मालूम है आपको? बोले कि अगर मैं सिक्योरिटी लूं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के किसी दूसरे को खत्म करेंगे, अगर इन्हें खत्म करना है तो मुझे ही करने दो। और वही हो गया 1 साल के बाद। बाद में मार्च 2006 जून 2016 में मुझे सिक्योरिटी लगाई गई। डे टाइम में सिक्योरिटी था, वो शाम 7:30 बजे तक रहता था, मुझे घर पहुंचा के जाता था, बोलता था कि सर बाहर मत निकलो, कल सुबह 9 बजे आ जाऊंगा। मैं सोच रहा था कि सुबह है ना, मैं तो स्विमिंग को जा रहा था सालों से, 6 बजे को जाए तो कौन मुझे कुछ करेगा, और मैं जा रहा था। मार्च 2017 10th को जब मैं स्विमिंग पूल जाता था, मुझ पर हमला करके मुझे खत्म करने की कोशिश हुई। उस दिन मैं रुका नहीं, अगर रुका जाता तो यहां नहीं होता। फिर मंगलोर के पुलिस कमिश्नर बोले, यू आर नॉट टू बी ट्रस्टेड।
तुमको 24 आवर सिक्योरिटी लगाया जाएगा। तो 24 आवर सिक्योरिटी लगा दिया। और उसी टाइम में गौरी लंकेश ने मुझे फोन करके बताया था, क्यों भाई ऐसे करते हो, होशियारी से काम करो। वो बोल रहे मुझको, और मैंने इसको बोला, गौरी व्हाट अबाउट यू? तो वो बोली ये सब नहीं चलेगा। बाद में 5 सितंबर 2017 को 6 महीने बाद गौरी की हत्या हुई। और मैं था बागपत में उस टाइम पे। जब न्यूज़पेपर्स के फोन आने लगे, व्हाट इज योर रिएक्शन टू गौरी लंकेश मर्डर, तभी मुझे पता लगा कि गौरी लंकेश को खत्म कर दिया है। तो मैं बोल रहा था कि ऐसा हुआ था। तब मुझे पता लगा कि गौरी को सिक्योरिटी दिया था, लेकिन इसने रिफ्यूज कर दिया था। तो सोचिए आप, क्या हाल आ गया है। जो सच बोलते हैं उनको सिक्योरिटी लेना है, और जो क्रिमिनल्स है वो खुलेआम घूमते हैं। या यहाँ मैं अकेला आया हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई रहेगा। यहाँ तो इंटेलिजेंस वालों ने पहले इंक्वायरी कर दी है और बोले कि हरियाणा पंजाब में मुझे ज़्यादा थ्रेट नहीं है, तो जा सकता हूँ मैं। तो मैं आ गया, नहीं तो मेरे साथ एक गनमैन ले आना है, नहीं तो यहाँ के पुलिस दे देंगे। अच्छा, तो ये बात है। प्रेमानंद जी जब गुजर गए, वो कोमा में जाने वाले थे। उनको कैंसर का ऑपरेशन हुआ, लेकिन लिवर ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स पे कैंसर ग्रो होने लगा। तब इनको पता लगा कि वो ज्यादा टाइम आया बैठे, वो सोचे कि ज्यादा टाइम में नहीं बचने वाला हूं। तो उन्होंने मुझे पोदनूर बुलाया और बोले कि मेरा एक स्टेटमेंट ले लो। वो आप अगर इंटरनेट में जाए, आपका इनका स्टेटमेंट और उनका फोटो आपको मिलेगा। प्रेमानंद एट अभिरामी हॉस्पिटल गूगल कीजिए, आपको आ जाएगा उनका स्टेटमेंट। और उन्होंने बताया है कि हमेशा जब तर्कशील मर जाते हैं, लोग कहते हैं कि उन्होंने भगवान का नाम लिया था। ऐसे मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। जब मैं मरूंगा, मेरे बॉडी को मेडिकल कॉलेज को डोनेट करना है। और वो अनकॉन्शियस होने से पहले मुझको बता दिया इन्होंने, जब मैं मर जाऊंगा ये देखना कि मेरी बॉडी मेडिकल कॉलेज को जाएगी, लेकिन याद रखो मेरे डेड बॉडी देखने के लिए तुम प्रोग्राम कैंसिल करके नहीं आना। उस दिन जब उनके मौत की खबर आ गई, मैं भुवनेश्वर में था, रीजनल टीचर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में नेशनल टीचर साइंस कांग्रेस चल रहा था। मैं उनके सामने खड़ा होकर बोल रहा था और फोन आ गया कि प्रेमानंद जी नहीं रहे। आंसू निकल आए। फिर भी मैं आंसू बहाते बहाते हुए कहा इन लोगों से, देखिए प्रेमानंद जी गुजर गए हैं, लेकिन उनकी बात तो मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि कोई प्रोग्राम कैंसिल करके मेरी बॉडी देखने को मत आओ। तो मैं आपको कह रहा हूं कि मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि 1 हफ्ते का प्रोग्राम फिक्स था। देखिए उनका कमिटमेंट कितना था। ऐसे कमिटमेंट हो, अगर 10 लोग ऐसे कमिटमेंट होने वाले हमको मिले तो पूरा देश को हम बदल सकते हैं। आखिरी दम तक इन्होंने अपना प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ा। इनके बॉडी भी मेडिकल कॉलेज को गया, कोर का बॉडी भी मेडिकल कॉलेज को गया। अच्छा, तो बुढ़ापा सबको आता है।
मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, कमजोरी आ रही है, ठीक से देख नहीं सकता हूँ, सुन नहीं सकता। इन चश्मों के बिना मैं तो बिल्कुल अंधा हूँ। बाय द वे, इन चश्मों को देखिए भाई, इसमें कुछ है क्या? जब सीरियस बोलते हैं बीच में कुछ लाइट भी आना चाहिए। अच्छा, देखिए ये मैसेज है कि किसी भी चीज को मानने से पहले तर्क की कसौटी पे डालो। अपना पहले की मन में जो बातें हैं उनको छोड़ के हर चीज को एक नए एंगल पे देखो। क्योंकि जब भी हम इस फ्रेम को देखते हैं हम सोचते हैं कि इसमें काज होंगे, लेकिन नहीं भी हो सकता है ना। ऐसे सोच के ही हमने बहुत सारे चमत्कारियों का पर्दाफाश किया। देखिए इधर है फोटो, बीच में है जेम्स रैंडी। वो बोले मैंने 4 घंटे इनके साथ गुजारे थे, जिंदगी भर इसको नहीं भूलूंगा। डॉक्टर कोज के साथ 2 दिन, प्रेमानंद के साथ तो न जाने कितने साल, लगभग 30 साल, 1982 से 2009 तक। इनके साथ तो 4 ही घंटे मिले थे, लेकिन उन 4 घंटों में मैंने ये सीखा कि वो बोले नरेंद्र, वी हैव टू टीच द पीपल नॉट टू टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। तो उनका ट्रिक देके मैंने ये सीखा कि हमें मैसेज देना है लोगों को कि किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले सोचो कि ये ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है। ये हमारे लोग कभी सोचते ही नहीं। हमारे लोगों को एक ही रास्ता है जो इनके पुरखों ने बताया है कि चमत्कार है, बाबा है, मंत्र की शक्ति है, ये है, वो है। तो ऐसी बातों में हम हमेशा फंस जाते हैं और इसका फायदा उठा के ये कोशिश तो करने वाला है। हाथ क्या नाम है तुम्हारा? यूजलेस फॉलोअर्स। आज के लड़के कुछ ताकत है, क्यों मालूम है? मिलावट की खाना खाते हैं, प्रदूषण की हवा सांस लेते हैं, दूसरी हवा तो मिलती नहीं, प्रदूषण के पानी पीते हैं, इसलिए कोई ये सब देख के मुझे बुरा, मेरा डायलॉग नहीं है तो मैंने ऐसे कर दिया कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने हिमालय में तपस्या करके जो ताड़पत्र पर लिखे थे वो सब मैंने। ये बात पूछिए हिमालय पे कौन तपस्या कर रहा था और वहाँ ताड़पत्र कैसे है? जब मैं उत्तराखंड गया था तो वहाँ के लोग बोल रहे थे कि सर साउथ के घने जंगलों में बोलते हैं कि बहुत सारे साधु संत तपस्या करते हैं। बोला हाँ, साउथ में बोलते हैं कि हिमालय में करते हैं। तो इन्होंने ताड़पत्र निकाले और देखा एक फॉर्मूला, एक चीज था जिसका नाम है शक्ति ड्रॉप्स। आप आर्ट ऑफ लिविंग वेबसाइट पे जाइए, आपको मिलेगा शक्ति ड्रॉप्स और देख लीजिए इसका रेट 10.1 ml या 5.1 ml को प्रोवाइड करती है। स्कॉच से भी ज्यादा एक जमाने में कहते थे इसको add 10 drops and it will improve your immunity। पढ़ लीजिए, जो मैं कहता हूँ सारे सबूतों के साथ, नहीं तो मुझे खत्म कर दे। और ये फोटो भी है, मतलब इसको निकालने की कोशिश बहुत की इन्होंने, इसके साथ जो वीडियो था वो निकाला। अच्छा तो क्या कुछ ताकत नहीं और मुझे बुरा लगा और मैंने हिमालय के अनमोल जड़ी बूटियों का वो फॉर्मूला निकाला
और ये शक्ति ड्रॉप्स बना। उस जमाने में शक्ति ड्रॉप्स होते थे इम्यूनिटी बूस्टर। जब मैं IIT कानपुर में गए वो बने पोल्यूशन रिमूवर्स। अब कोविड के आने के बाद वो क्या बन गया आपको मालूम है? इम्यूनिटी बूस्टर। हमारे घर के बगल में जो मच्छी बेचता है इसमें भी बोर्ड लगा है इम्यून बूस्टिंग फिश सप्लीमेंट्स। ये तरकारी बेचने के ठेले वाले ने भी बोर्ड लगा रखा है इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले टमाटर। हर चीज इम्यूनिटी बूस्टिंग करने वाली बनी है। मैंने लगभग इसके 10 एडवर्टाइजमेंट निकाले हैं। एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया को अच्छा तो हिमालय की जड़ी बूटियों से मैंने ऐसे एडवर्टाइजमेंट हिमालय के अनमोल जड़ी बूटियों से बना केशवर्धिनी हेयर ऑयल है। इसको लगाए तो सर पे पूरे बाल आते हैं। 1 लीटर का बॉटल खरीदा लगाया हंसते आपने भी लगाया। हमको देखकर आप लोग हंसते हैं। अगर मेरे पावरों को देखे तो आप क्या करें? इनके सर पे जितने मेरे सर पे है उसके 5% बाल भी तो सोचे वो तो कोई हंसने वाली बात नहीं। लेकिन हंसने वाली एक बात ये है कि वो हेयर ऑयल बनाते थे और इसका एडवर्टाइजमेंट था सिनेमा थिएटर में 5 ही हेयर ऑयल और इसके साथ एक फोटो डालते थे। इसका लेता होगा तो नहीं एक महिला का जिनके बाल काले काले किसी ने इनसे पूछा नहीं कि भाई तेरे सर पे क्यों नहीं ये लगाते। और हिमालय की जड़ी बूटियां बोले तो मुझे एक बार जब मैं उत्तराखंड गया हम जब जाते हैं गाड़ी में ही जाना कई बार हमको ड्राइवर दे देते थे कई बार ड्राइवर टैक्सी में लेके जाते तो वो ड्राइवर जब भी ऊपर से पानी आता था वह रोकता था और बोतलों में पानी भरता था और पीता भी था। मैं पूछा क्यों पीते हो? हाँ इसमें अनमोल जड़ी बूटियों का सत्व है अभी पीजिए। मैं उधर गया ऊपर तो पहाड़ के ऊपर तो कुछ घर नहीं। जब घर होते हैं वहाँ लोग भी होते हैं और जब लोग होते हैं पानी का यूज भी करते हैं और जो पानी यूज करते हैं ऊपर से नीचे आए। सोचे मैंने बोला मुझे नहीं तो आप सोचे कि वो अनमोल जड़ी बूटियों का पानी भी तो ये बात है आपको भूल गया कि अनमोल जड़ी बूटियों के शक्ति ड्रॉप से क्या होना लगाए तो पूरे पोल्यूशन के इफेक्ट जाएंगे 10 सेकंड में और देखिए इनके हाथ कितने मजबूत ये तो बहुत कीमती है। ये 10.1 ml को 200 रुपीज है तो आप सोचिए इसका कितना होगा। ठंड लग रहा है ना लेकिन क्यों मालूम है कि हिमालय की जड़ी बूटियों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी कोशिश करो भिंडी नहीं कितने तो ये शक्ति ड्रॉप्स का चमत्कार देखिए और इसको यूज किया हमारे एक और ये वैज्ञानिक सत्य इन्होंने कहा दिखाया मंगलूर के पास रामदेव सुन सकते हैं ना इसके डायलॉग बढ़िया नीचे आ रहा है अब इस कुर्सी पर
बस इतना डायलॉग सुनते हैं ना, इससे इसका रेडिएशन खत्म हो जाता है। अब ये इसके साथ तुलसी पत्र लगे ऐसे ही अब पकड़ो, अब इसका रेडिएशन खत्म हो गया। इससे अब देखो, अब ऐसे पहले भी नहीं आता है, ठीक है, अब पूरा ताकत लगा रहा हूँ तो भी हाथ नीचे नहीं आता। या घर में जाकर कोई भी प्रयोग करके देखो, ये आपका एनर्जी लेवल एकदम डाउन चला जाता है। अब ये रेडिएशन फ्री हो गया, इसलिए 1 लाख तुलसी पत्र से भगवान का अभिषेक करते हैं पूज्य स्वामी। और वो प्रसाद में आप लेके कुछ खा लेना, कुछ मोबाइल में लगा लेना। घर में तुलसी ये दर होगा तो आपके घर में कोई भी घर चीज का रेडिएशन होगा, तो नहीं तो मोबाइल से रेडिएशन होता है, टीवी से रेडिएशन होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें, लैपटॉप से रेडिएशन होता है, आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें उन सबसे रेडिएशन होता है। आपके घर में तुलसी पत्र होगा तो कोई रेडिएशन नहीं होगा, ये इसका साइंटिफिक अर्थ है। तो ये तो मैंने एक सिंपल प्रयोग बताया है ना। अब जैसे वापस समझना, देखो अब ना तो कोई मोबाइल में कुछ भी नहीं, अब यहाँ रखो, अभी वो पूरा हाथ में ताकत लगा दे, अभी वापस ताकत, जैसे कोई दूसरा मोबाइल पकड़ा दो अथवा चीनी हाथ में रख दो, सोल्ट हाथ में रख दो, एकदम से। ये एक सिंपल प्रयोग है, मैं बहुत दिनों से इसको बताना चाह रहा था, पहली बार यूपी में ये रहस्य उद्घाटन किया। फर्स्ट टाइम एंड द एनर्जी, द फिलॉसफी ऑफ एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, द फिलॉसफी ऑफ रेडिएशन। क्या है ये रेडिएशन की फिलॉसफी, साइंस ऑफ रेडिएशन क्या है, कैसे असर करता है? तो एक बताया, तो आप भी अपना मोबाइल में तुलसी पत्र लगा के, ये छोटी सी बात है। ये आते ही मैंने काउंटर वीडियो बना दिया। कैसे बनाते हैं आप? तुलसी लीव्स रेडिएशन ब्लॉक करते हैं, ये प्रूव करना कैसा है? मैंने मोबाइल लिया, तुलसी पत्र इतने डाले, इसमें पूरा कवर कर दिया, फिर इसको कॉल किया, मोबाइल रिंग हो गया। तो इसका मतलब है कि रेडिएशन ब्लॉक नहीं हो रहा। तो रेडिएशन ब्लॉक होने का प्रूफ कैसे दिखाना, वो भी दिखाना है। मैंने इसको एल्यूमिनियम फॉइल में बांध के रखा, तो मैंने एक ही दिन में प्रूव कर दिया कि ये बकवास है। इसको बहुत गुस्सा आ गया। नेक्स्ट डे इसको रिपोर्टर से पूछा, वो बोले कि कुछ लोगों को जो भी हम कहते हैं वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा ये बहुत पुराना इंडियन साइंस एक चीज है जिसको अप्लाइड काइनेसियोलॉजी कहते हैं। वो अप्लाइड काइनेसियोलॉजी ऐसा है कि आपको पैर को बेंड करते हुए आपका डिजीज को डायग्नोस करना, और इट इज बेंड, इट इज फ्लैट सिस्टम। आप अप्लाइड काइनेसियोलॉजी गूगल करके देखिए, ये अप्लाइड काइनेसियोलॉजी का टेक्निक, ये हाथ बेंड करना। एक बार ऐसा किया था मैंने, बाद में ऐसा करे तो जॉइंट नहीं होता। और इसको IIT कानपुर वालों ने बड़ा वैज्ञानिक रहस्य समझा, जय बाबा जी बोल के, और लगभग 300-400 बोतल शक्ति गाँव से, और बोलते इनको 60,000 रुपीज। नेक्स्ट 4-5 महीने बाद मेरा प्रोग्राम हुआ था वहाँ जाने, मुझे एक पैसा भी नहीं और वहाँ तक क्योंकि उस टाइम में वहाँ फ्लाइट थी नहीं, और ठहराया उसके गेस्ट हाउस में, खिलाया और वापस। और मेरे प्रोग्राम के टाइम में बच्चों ने इसका मैंने करके देखा, और वो बोले इट्स सो इजी सर, बोला इट्स सो इजी दैट यू would run your name. I
अकल नहीं चलाएंगे तो ये सारी चीज बहुत आसान है। इसलिए इसका एक वीडियो बहुत प्रचार नहीं हुआ, क्यों? एक ही दिन में हमने बंद कर दिया। मान लिया। जैसे अमिताभ बच्चन का एक वीडियो मुझे बहुत देर तक पहुंचा, वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन वाला, इसको हमने निकाला यूट्यूब से। ब्रॉडकास्टिंग कंप्लेंट काउंसिल है, इसको कंप्लेंट, आपको याद होगा शायद लास्ट नवंबर में मैंने केबीसी का वो वीडियो आंखों में पट्टी बनाकर एक लड़की का पढ़ने वाला वीडियो निकाला, तो पूरे इंडिया में सारे न्यूज़पेपर में वो भी करते हैं। withdrawal of KBC, we designed for it, आपको मिलेंगे लगभग 50-60 लाइक, क्योंकि जब इन्होंने, मैं तो टीवी नहीं देखता हूँ, जब मुझे पता लगा कि ये हुआ है तो मैंने ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल स्टैंडर्ड काउंसिल कैसा है बीसीसी किया, उसको कंप्लेंट कर दिया और उन्होंने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क को नोटिस दिया, इस वीडियो को निकालना, ब्रॉडकास्ट तो हुआ, अब तो ये नहीं सेट का ये वेबसाइट से इसको दिया। तो हमें एक्टिव होना चाहिए, हमें क्वेश्चन करना चाहिए, और नहीं तो ऐसे करना। क्वेश्चन पे जाए या आगे बढ़े? आगे बढ़ेंगे। एक्टिविटीज ज्यादा होते हैं क्योंकि पब्लिक को पकड़ के रखना है और इनको ये अट्रैक्टिव चीजें दिखा के इनके ध्यान तो हम पर लाना चाहिए, ये नहीं है। ये एक डॉक्टर का वीडियो है, अगर आप देखें तो चौंक जाए। ने कहा है कि ब्लाइंड फोल्ड करके पढ़ना मुमकिन है, इट इज पॉसिबल है, कन्नड़ में है। बाद में मैंने स्टेट मेडिकल काउंसिल को कंप्लेंट करके स्टेट मेडिकल काउंसिल ने इसको नोटिस इशू कर दिया और इस डॉक्टर ने गिव अपॉलॉजीज और मेडिकल लिया क्योंकि बूढ़ा है और इसका प्रॉब्लम है। उस इंक्वायरी का रिपोर्ट मुझको नहीं दिया। किसका फोन बोले कि मैंने इसको टेस्ट कर दिया है और इसको पावर है, तो मैं बोला कि अच्छा गौरी, हम ऐसा, इससे पहले मुझे गौरी से परिचय नहीं था। आई न्यू हर फादर, गौरी लड़की, वो लड़की, वो बोले कि मेरे फादर ने कहा कि आपने ऐसे चुना और मैंने टेस्ट कर दिया, उसको पावर। वो उस टाइम में संडे नाम का एक मैगजीन था, उसके लिए मैंने बोला कि अच्छा बेंगलुरु में हो जाए चल। ये चैलेंज हुआ डॉक्टर एच नरसिम्हा के चैनल में। डॉक्टर एच नरसिम्हा का नाम आपने सुना होगा, तो पता था, गूगल पे कर दीजिए, क्योंकि हर तर्कशील को उसका नाम मालूम होना चाहिए। वो जो पहले है जिन्होंने, जिनको चमत्कारी शक्तियां हैं, उनको चैलेंज दिया था एक यूनिवर्सिटी से। याद रखिए, हम तो प्राइवेट इंडिविजुअल से, जेम्स रैंडी $1 मिलियन का चैलेंज दिया, 7 करोड़। मैंने भी चैलेंज दिया है, वोट भी दिया, बहुत लोगों ने दिया, लेकिन पहली बार यूनिवर्सिटी का चैलेंज दिया था बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से, जब डॉक्टर एच नरसिम्हा वहाँ के वाइस चांसलर थे। गूगल कर दिया, तो हम गए उनके चेंबर में, 11 बजे को अपॉइंटमेंट था, हनुमंतरा प्राय 5 मीटर आ गए। मैंने हनुमंतराया को कहा था मैं अपने ताज के लिए, वो बोले नहीं होगा, मैं अपना लाऊंगा। तो मैं बोला वो नहीं होगा, मैं अपना ही लाऊंगा स्टेज में, ये भी नहीं। तो बाद में कॉम्प्रोमाइज, हनुमंतराय को बोले इस ब्रांड का एक नया पैक ले जाओ, वो सीड पैक तुम्हारे सामने इसको ओपन करेंगे। तो उस ब्रांड का एक नया पैक बनाया मैंने, सीड वो खोल दिया, हालांकि डाल
पीछे से देखिए, बोला ये चार है, ये राजा है, ये रानी है, ये 10 बोलता है घर में करते हैं। तो नरसिंह मैया का शक हो गया, बोले कि है नरेंद्र, देखो भाई उसको कुछ शक्ति है, पीछे से बता रहा है, वो भी सीट बैग से। योगी बोले सर जो मैंने कहा था ना, तो डॉक्टर नरसिंह मैया ने एक फेमस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर को फोन कर दिया, वो नीलहंस में प्रोफेसर चंद्रशेखर अभी आओ भाई, इधर एक आदमी चमत्कारी शक्ति दिखा रहा है। और चंद्रशेखर उसके अंदर मैं डॉक्टर नरसिंह से बोला सर उसकी जरूरत नहीं है, तो वो बोले उस टाइम में मोबाइल नहीं बोले कि चंद्रशेखर तुम नरेंद्र पकड़ बोला कि हनुमंत राय पाए मिलेगा, मैंने फर्स्ट टाइम क्वीन ऑफ स्पेड्स, सेकंड डाला किंग ऑफ हार्ट्स, थर्ड डाला टू ऑफ डायमंड, डालते ही गया उस टेबल के उस तरफ बैठा था और सीधा इधर आ गया। उससे 30 साल बड़ा था, मैं तो 44 था, वो 74 इस साइड पे आ गया और मेरे बोला गुरु जी आप तो उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन शक्ति में मैं तो सिर्फ ये कौन सा पता है वो कह सकता हूँ, चार या 5 राजा या रानी, आप इसका कलर भी बता सकते हैं। तो ये कैसे आ गई तो चमत्कारी शक्तियों के बारे में जब बोले सिंह जी क्या करूँ, मैं बोला फिर क्या करूँ, तो एक्सप्लेन कर दूंगा, बोले क्या दिखाओगे, एक्सप्लेन करूँगा करके तो दिखाना सबसे बेहतर, उनका चैलेंज तो ऐसे करना। तो इधर है पास के, आइए भाई आओ भाई, कोई नहीं आ रहा, आप हमारे जो हमारे ऑफिस में नहीं है, आप ये कौन आएगा, देखिए कभी कभी लोग पैक लाते हैं, साढ़े के साढ़े का तेल की होते हैं, जो भी निकालो से चेक कर दीजिए। How do I read it? Alpha, beta, gamma waves of his mind will synchronize with the delta waves of my mind through quantum mechanics. And then I can read the vibrations which synchronize and give me proper reading. इसके लिए कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। आपका नाम? सुभाष। कैसे? सुभाष बोलिए। सुभाष। ये अल्फाबेट का कैलिब्रेशन। अब नंबर का 1 2 3 4 बोलिए। 1 2 3 4। कई बार लोग ऐसे करते हैं कि एक कार्ड से ऑर्डर पे रखते हैं, इसलिए का कार्ड इनको मालूम है, जब ये निकालेगा इसका पीछे का कार्ड देखिए वो देखा जाएगा, इसलिए आपको जागरूक रहना चाहिए। मैंने बोला था कि हम माइंड सिंक्रोनाइजेशन तो सिंक्रोनाइज होने के लिए और 45 डिग्री एंगल स्पेस को आपका टोटल आउटसाइड रिफ्लेक्शन एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और मेरे माइंड तक पहुंचेगा 45।
देखते रहे, ठीक है? देखिए, कंफ्यूज मत कर। लाल लाल नजर आ रहा है। चार पैनल्स नजर आ रहे हैं। और नंबर सिक्स आपके पापा जी अच्छा इसको मालूम नहीं अब चल अच्छा वो और कोई आ जाओ आपने आप हमारे आइए फिर भी और किसको मालूम आप जाइए आपके ऊपर शक है राकेश अल्फाबेट नंबर वो मैंने फिक्स कर दिया आपको कुछ नहीं देने वाला हूँ तो पहले ही बोला था 500 रुपये जो मैं सच लेकिन चश्मे पे रिफ्लेक्शन देख सकते हैं और दूरी भी करते हैं रेडिएशन है अब वाइब्रेशंस अब तो चश्मा वाइब्रेशन कॉन्सेंट्रेट कीजिए और देखो लाल लाल नजर आ रहा है और एक पुराना गाना भी नजर अपने नजर में कान पे गूंज रहा और डायमंड डायमंड की रानी कब आएगी तो ऐसे इसको पूरा खत्म कर दिया हनुमान बनाया था और लोग बोलते थे कि ये जो ट्रिक का पैक है इसको ग्रैंड मास्टर कहते हैं इसके पीछे तो मार्किंग से आप इसको पता नहीं लगा सकते लेकिन सारा टाइप इस पर बेचते हैं इसको यूज करके मैंने कैसे तो हम सारे टूल्स यूज करेंगे क्योंकि हमेशा चैलेंज देंगे भाई हम चैलेंज देते हैं आपको करके दिखाएंगे तो हमारे साथी बहुत सारे चमत्कार दिखाने वाले हैं इसलिए हम डिस्कशन ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स अगर आपको इसको सीखना है तो वर्कशॉप करवाना है एक जमाने में हम सरकारी खर्च पे वर्कशॉप करते लगभग 200-250 वर्कशॉप किए मैंने 5 दिन वाले टीचर्स को बुला के चंडीगढ़ में ही मेरे वर्कशॉप किए पंजाब की हरियाणा के लिए नहीं तो पंजाब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों ने मुझे 10 साल पहले बुलाया और वहाँ तो पूरे सरकारी मामला है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी तो सैटरडे संडे में निकलता था तक से सोसाइटी का नियरेस्ट उसी टाइम में कुरुक्षेत्र में तो अब हम बहुत सारी बातें आपको समझाएंगे ये सब थोड़े एग्जाम्पल्स कैसे ये लोग ज्यादा जानकारी चाहिए और कुछ चीजों के बारे में हमको जानकारी मिलना चाहिए जैसे योग क्यों करते हैं हमारे एक है जो आपको ब्रीदिंग सिखाते हैं लेकिन मुफ्त में नहीं पैसा चाहते और इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग सुदर्शन क्रिया योगा किसी ने सुदर्शन क्रिया योगा किया है कोई प्राणायाम करते हैं ब्रीदिंग सिखाया
ब्रीदिंग से क्या होता है? अच्छा भाई, एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन आप इधर आपके सामने में रख रहा हूँ। ब्रीदिंग से क्या होता है? ऑक्सीजन हमारे ऑक्सीजन जाता है। और सुदर्शन क्रिया की प्रक्रिया ऐसे है कि ऑक्सीजन को और भी बढ़ा है। ओजोन बना देता है। ओजोन ऑक्सीजन बना देता है। ओजोन देखना है तो आपके ये है ना वाटर प्यूरिफायर, कुछ वाटर प्यूरिफायर से कुछ यूवी आते हैं। ओजोनाइजिंग वाटर प्यूरिफायर्स तो स्विमिंग पूल जैसे जगह में तो आप ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। लेकिन आपने सोचा होगा कि ऑक्सीजन इधर है ऑक्सीजन आपके घर में किसी को प्रॉब्लम हर घर में है होता है। देखिए आपका ऑक्सीजनेशन कितना है? 99 है। और बढ़ा सकते कैसे? बस आपका पूरा हो गया तो क्या है? और कोई आप कर देखिए। आइए कोई तो मेडिटेशन नहीं करते। मेडिटेशन करता है। आप सुदर्शन क्रिया करते हैं, आपका परसेंटेज सैचुरेशन में आप नहीं करते हैं, आप कोई बात ना करें, थोड़ा सांस लीजिए, आपका नहीं तो सुदर्शन क्रिया से 99 से ज्यादा हो सकता है। तो ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा करते हैं इसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तो मैं तो कोई सुदर्शन क्रिया नहीं, मेरा भी नहीं। तो ये प्राणायाम से ऑक्सीजन कैसे ऑलरेडी 99 मैंने 100 ही दिखा था, उनकी 3 डिजिट नहीं है इसमें, 2 डिजिट इनका भी है, इनका भी मेरा। तो ऑक्सीजन कहते हैं कि ऑक्सीजन ज्यादा ब्लड में डिसॉल्व होता है लंबी सांस में, मोर ऑक्सीजन गेट्स डिसॉल्व इन द ब्लड। मेरा क्वेश्चन है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन कैसे कैरेज होता है? डिसॉल्व होता है क्या? बिल्कुल बकवास। ऑक्सीजन इज नॉट dissolved in the blood. Oxygen is carried bound to hemoglobin. और hemoglobin क्या है? आपके रेड ब्लड कॉर्पसेस में जो लाल। So it is a myth. आपके ब्लड को सोडा का वाटर तो नहीं मिलना, डिसॉल्व होके कैरी करने को। Ask the question meditation kit. How oxygen increases beyond 99? लोग कहते हैं सर आपकी इम्पोर्टेंट बात रह जाती है, सुनते भी है प्लीज थोड़ा सा इंग्लिश में रहेगा। माइक के पास ऑक्सीजन को महीने को 99 ही आ रहा है। हाँ इतनी है कम भी आएगा, कम भी आएगा,
ये क्या कहते हैं इसको? ये है ऑक्सीजन का कैरेज, कितना हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन भरा हुआ है। इट इज नॉट टोटल ऑक्सीजन बट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना, एसपी। ओके, ये योग करने से ऑक्सीजन बढ़ती है। ऑक्सीजन सिर्फ बढ़ती है आपकी ब्रीदिंग से। आपके लंग्स में ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांध लेता है, उसी कारण में बढ़ता है। तो ये इनका भी लेकिन है, मेरा भी लेकिन है, इनका भी लेकिन है। देखिए, इन व्हाट वी कॉल एज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, हर दवा जो आती है मेडिसिन में, इसके लिए 4 फेज का क्लिनिकल ट्रायल होता है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 1 में पहला फेज है, एनिमल ट्रायल्स करने के बाद फेज 1 पे आता है। फेज 2 आता है स्मॉल पॉपुलेशन पर। फेज 3 आता है बड़े पैमाने पे, और वहाँ बहुत से ग्रुप होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं, और ये ट्रायल के बाद ही वो रिलीज होता है पब्लिक कंजम्पशन के लिए। और जब ये रिलीज होता है आपके फार्मेसी के लिए, वो फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स पे है। कोई भी ड्रग आपके फार्मेसी में है, वो कभी भी विड्रॉ हो सकता है, कभी भी, एनी टाइम, एनी ड्रग इन द फार्मेसी विड्रॉ कर सकते हैं। तो रिमेंबर दैट, हर ड्रग जो आपको मिलता है वो क्लिनिकल ट्रायल पे है। इन्होंने बीच में ये लाकर अगला टॉपिक ये कर दिया, लेकिन बात ये है कि ये समझते ही नहीं कि क्या एविडेंस है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाँ ऐसा पूछिए। हाँ ठीक है, योग वाला वही देखिए। वही पसंद था ना सर, जो रेस्पिरेटरी हाँ जो हम उसको चेंज करते हैं, हाँ। सब स्मूथ हो जाती है, उसके जो बायोकेमिकल चेंजेस उसको बड़ी मिलेगा। नहीं, देखिए, वाइटल कैपेसिटी एक चीज होती है जो लंग्स को बढ़ाने वाली। ये वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए आपको, जैसे बोलते हैं कि एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। मैं अपना शर्ट निकालूं, देखिए, मेरा उम्र है 72। कोई योग से नहीं, इट इज ओनली बिकॉज 1 hour of swimming every day, 1 hour of gym, 5,000 steps of walking. 5,000 Steps of walking. Yeah. मुझे कोई शर्म नहीं है शर्ट निकाल के दिखाने में। तो कोई योग से नहीं है, इट ओनली बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज। मेरी भी उम्र बताओ कितनी है? अच्छा, वेरी गुड, आप बताइए। वेरी गुड, 80, वेरी गुड, बताइए। 100 होगा, 100, 100, 115 साल। अच्छा, बता दिया मैं। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। सकते हैं तो ना तो नहीं बताएं। बाबा रामदेव बताओ जी। अच्छा ठीक है, बाबा आइए। रामदेव बताओ। अच्छा, नहीं देखिए, मैं ऐसे ही बता रहा था कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपका चेस्ट बढ़ जाता है, वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाता है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो भी हो, अगर योग से करे या किसी दूसरे से करे, एक ही है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, सर मेरा जो स्वामी रामदेव जी है, हाँ
सर मेरे बाल टूटते थे तो मैंने कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। हाँ बाल टूटने बंद हो गए सर, और बहुत से ट्रीटमेंट की, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हाँ, अच्छी बात है। तो इसका दवा बना के सबको कर दीजिए। देखिए, मैंने भी किया, लेकिन क्या हुआ मेरे बात को, मैंने इनके बारे में जो कहा है, जो इनके तुलसी दल से रेडिएशन ब्लॉक होता है, इसके बारे में बोला है। अगर तुलसी दल से रेडिएशन ब्लॉक करना दिखाएंगे तो आई विल बिलीव दैट। ये अगर किसी से मतलब दूसरी बात पे मैंने कुछ नहीं कहा ना, बाकी बात पे तो देखो ना, बाकी बात पे मैंने कुछ नहीं कहा। वो आप दिखाइए वीडियो और कर दीजिए। देखिए, एक और बात, आप ही के एक मिनट, ये जो बाबा रामदेव की बात कर रहे थे, इन्होंने कहा था कि भारत को 2020 के अंदर रोग मुक्त, दवा मुक्त करेंगे। इसके बारे में कुछ बोलना है, बताइए। हाँ, वो हम पर है, ये तो दूसरे पर है। अच्छा भाई चलो। हाँ बाबा रामदेव की आप सड़क के वो ठीक कर सकता है। हाँ, वो बता। बाबा देखिए, ज्यादा बहस पे मत जाइए। देखिए, अच्छा, एक मिनट, ये बाबा लोगों के पीछे लोग क्यों जाते हैं? इनको साथियों से निवेदन है कि अनावश्यक सवाल न पूछें। सवाल पूछने के लिए बाद में समय नियत किया गया था, और ये समय हमारा बहुत फिक्स है, बहुत एक कीमती टाइम है। बड़े दूर से आए और हम कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे हमारी सीखने की भूख पर आप लाठी ना मारें। अच्छा, तो ठीक है। उसने बाद में आपको समय दे रहा है, ठीक है, ये समय इन चीजों के लिए है, इनको अपने वक्तव्य रखने, तो बाद में आपको सवाल कर लें। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। जो आपने कहा बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं हम। कभी कभी हम बोलते हैं मास हिस्टीरिया होता है, सब लोग किसी इसके पीछे जाते हैं, जो कोई कहता है वही करते हैं। वो कैसे? इसके लिए एक वीडियो दिखाता हूं जो हमारे गांव में होता है, सीक्वेंस AV6 डिस्कवरी चैनल फुटेज। वो देखिए। नहीं, ऊपर जाना। यस, डिस्कवरी चैनल, डिस्कवरी फुटेज, या ये देखिए आप। The bed of nails originated in India, a land where even stranger phenomena still happen today. It's near the end of the monsoon period in southern India. And crossing the lush green landscape in the intense heat and humidity is a small minibus with an ominous cargo on board. It's heading towards an isolated village. One of the men it's carrying has extraordinary powers. He's dressed as a guru or god-man, and inevitably the local villagers respectfully bow down at his feet. With his bodyguards at his side, he's about to demonstrate his magical, supernatural powers of healing. Such magic costs money, and these people will have to pay.
First, he makes holy ash out of thin air and distributes it to the faithful. Next, he uses his powers to make a banknote from nothing and simply gives it away. Then it's holy water. It must be holy, because even when the jug is empty, the God-man simply blesses it and makes some more. ये क्लियर है क्या? पीछे तक क्लियर नजर आ रहा है मुझे, मैं साइड से देख रहा हूँ। ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। Such miracles naturally impress everybody. बहुत बढ़िया But चल one रहा man है, is particularly बहुत बढ़िया चल रहा है डिस्कशन। especially what happens next. वो कौन है? हमारा मेंबर नहीं है क्या? A ठीक है, young कोई woman, बात नहीं, obviously ऐसे very लोगों को हैंडल distressed, करना है। is brought forward to see the God-man. जब किसी ने सवाल And करना there है it's तो पहले explained अपना that परिचय desperate देगा, people, ये हम a कहेंगे। man पहले of अपना such परिचय ability हाँ हाँ will be able to heal their daughter. She's apparently possessed by an evil spirit, a term used in these parts to describe what others might regard as a physical or mental illness. Using his supernatural powers, the God-man draws the evil spirit out of the woman's body and puts it into a coconut. The coconut, now possessed by the evil spirit, starts to shake and roll. The God-man then moves the evil spirit into another coconut and pours magical water on it. The evil spirit is destroyed by fire. And breaking the coconut reveals blood. Now released from the terrible affliction, the young woman collapses. The villagers are even more impressed. But naturally, miracles of this kind come at a price, and the God-man's assistant steps forward to arrange suitable payment. The stranger denounces them all as charlatans and reveals the evil spirit. मेरा भाई of है, those who मेरा भाई है, छोटा भाई है, पागल है। are nice. वाज की वो मैंने, मेरा भाई है, पागल है वो। अच्छा, ये 1998 का है, बहुत पुराना है। अच्छा, ये बहुत फेमस फुटेज है, ये सब लोगों ने देखा होगा इसको। ये 1998 का है, डिस्कवरी के लिए हमने बनाया था। इसको कहते हैं फिजिकल फीड्स। इसमें बहुत सारे तथाकथित चमत्कारों को, जैसे किसी को हुक डाल के लटकाना, वो भी है इसमें, लेकिन अब तो टाइम नहीं है ना। कोई तो आपका लैपटॉप दीजिए, मैं अपना ये कॉपी करके आपको देता हूँ, बाद में आप, इसमें बहुत सारी वीडियोस है, आप देख सकते हैं। लेकिन बात तो ये है, तो एक वीडियो का या एक आइटम का नहीं है, बात तो ये है तकनीक का, कि कैसे हम अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाए। देखिए, हम लोगों के बीच में बैठ के भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, वो नहीं, ये सब बातें, इसको कहते हैं प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड। जो ऑलरेडी जिसका मन परिवर्तन हो गया, उन्हीं को हम फिर से उपदेश देने जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, हमको दूसरों को भी हमारे थॉट की तरफ, हमारे विचारधारा की तरफ खींचना है। और इसमें कोई कंक्लूजन नहीं है कि ये करो, वो करो, वो करो। हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ को मानने से पहले इसको तर्क की कसौटी पे लगा दो, और जो सच निकला सिर्फ इसको मानो। और हम जो दिखा रहे हैं यहाँ, जो चीज़ें जो देखने में बिल्कुल अलौकिक नज़र आते हैं,
पहली बार जब आप देखते हैं, जब इसका एक्सप्लेनेशन होता है तो इसका वैज्ञानिक कारण आप समझते हैं और इससे हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो होता है इसको वैज्ञानिक कारण है। हर चीज़ जो होता है इसको वैज्ञानिक कारण होता है और इसी को आप सोच लीजिए। कुछ तो हम आज नहीं जानते हैं लेकिन कल जान सकते हैं, नहीं तो परसों जान सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को मानने से पहले आप एक चीज़ तो याद रखिए कि सारे के सारे जो होते हैं, जो प्रकृति नियम के अनुसार होते हैं, एवरीथिंग हैपन्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉज ऑफ नेचर। कुछ भी अननेचुरल नहीं है, कुछ भी सुपर नेचुरल नहीं है। वो एक सिंपल मैसेज है। लेकिन कुछ लोग अपने न जानकारी का फायदा उठा के अपने को ऐसी शक्ति है बोल के आपको लूट रहे, ठग रहे हैं, भटका रहे हैं। कभी कभी जानलेवा भी हो सकते हैं ऐसे चीज। सिर्फ ये मैसेज है। और ऐसे जब क्लेम्स करते हैं कोई, इनको क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन करने के लिए हमें जानकारी बढ़ानी चाहिए। और वो भी जानकारी बढ़ाने की कोशिश मैं तो थोड़ा कर रहा हूँ। जैसे अभी मैंने दिखाया कि ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं जाएगा, जो ऑक्सीजन जाएगा जब 100% सैचुरेटेड है, और ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ जाएगा ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। और आपने ये भी सोचा नहीं होगा कि आपके ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए आपको लंबी सांस लेने की ज़रूरत है। वो अपने आप अपना ब्रेन कहता है जो करना है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है और ये सिग्नल देता है ब्रेन को कि रेस्पिरेशन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि एसिड को बाहर भेजना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, खुद आपके बॉडी ब्रेन को बताएगा और आपके ब्रेन आपके लंग्स को बताएगा। कभी एनिमल्स एक्सरसाइज करते हैं क्या? हाँ हाँ, अपने आप ब्रीदिंग ज़्यादा करते हैं जब उनको, क्योंकि हर एनिमल को ये ब्रीदिंग सेंटर्स होते हैं। सोच लीजिए आप, हमने अपना वो एनिमल जैसा फ्री एग्जिस्टेंस छोड़ा है, इसलिए हमको तो ये एक्सरसाइज ये सब करने की ज़रूरत है। और हमने हैबिट्स बना के रखे हैं। कुत्ते को आपने पेट भर खिलाया तो आप कितना भी दो वो नहीं खाएगा। हाँ, लेकिन हम अपने नियम अनुसार हम दिन में ब्रेकफास्ट लेना है, 11 बजे को चाय लेना है, 2 बजे को लंच करना है, 4:30 बजे को फिर से चाय पीना है, रात को फिर से खाना है। क्यों? क्योंकि हमने ये रूढ़ी कर दी है। वी हैव मेड हैबिट्स। जरूरत है नहीं तो भी हम खाएंगे, राइट? तो दिस इज ऑल ए पार्ट ऑफ आवर थॉट प्रोसेस। हमको सोचना चाहिए किसी भी चीज को पहले। लेकिन जब हम समाज में जाते हैं एक मैसेज लेके कि हम तर्कशील है, कुत्तों को ही पूछेगा ब्रह्मांड कैसे आ गया, यूनिवर्स, तो हम जो पढ़े हैं थोड़ा, हम बोलेंगे कि बिग बैंग से आ गया। कोई पूछेगा कि जीवी कैसे आ गए, तो हम बोले कि जीव विकासवाद है। नॉन लिविंग से लिविंग आ गए, लिविंग से यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर आ गए, वहाँ से एनिमल्स आ गए, वहाँ से मनुष्य आ गया। लेकिन लास्ट में वो क्या पूछेगा मालूम है? हमारे बगल वाले गली में एक बाबा है जो उबलते हुए तेल में हाथ डालकर पूड़ी निकालता है, वो कैसे है? आप इनको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा है वैसा, तो लास्ट में वो आपको क्या कहेगा? भाई तुम कहते हो कि इतना आसान है ना, करके दिखा। करना है तो हमें मालूम नहीं, डर होता है क्या होगा, हाथ जल जाएगा। इसलिए हम एक मूवमेंट है जो ऐसे चीज़ों पर हमने कॉन्सेंट्रेट किया है, तर्कशील मूवमेंट, कि जो कहते हैं हम सुपरनैचुरल फवार से करते हैं, हमको दैविक शक्ति प्राप्त है, उन पाखंडियों को एक्सपोज करने में हमारा मूवमेंट सबसे आगे है। काश हमारा एक ही मूवमेंट है जो ऐसे चीज़ों पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और वही हमने किया है आज तक।
तो सोच लीजिए आप इन्हीं के बारे में कि हमारा मूवमेंट का मकसद क्या है। पूरा मकसद तो ये है कि लोगों को साइंटिफिक टेम्परमेंट बनाए। वो आर्टिकल 51H है कॉन्स्टिट्यूशन का कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हर नागरिक का फर्ज है कि वैज्ञानिक सोच बनाए, तर्कशील बनाए, मानववादी बनाए। और इसी मकसद पर जाने के लिए ये एक रास्ता है, बस। यस, आगे पूछना है तो पूछ लीजिए। यस, एनी क्वेश्चंस? जब पब्लिक में जाते हैं ऐसे ही लोग आते हैं बीच में, बोलते हैं कि ये पहले ये बात करो, बाद में ये बोलो। सर ये जो आप बता रहे थे अभी आदमी की उत्पत्ति कैसी हुई, बिग बैंग के बाद कैसे हाँ, सारे हाँ, पिंड बन गए हैं, उसके हाँ, बाद हाँ, वो तो ये सारी बातें होने के बाद जो लास्ट में जो प्रश्न बचता है वो बचता है कि मरने के बाद क्या होता है। मतलब ये जो धार्मिकता का सारा आडंबर है, हाँ, ये मरने के बाद की आपकी यात्रा और हाँ। वो जो आपको मालूम नहीं ना, स्वर्ग मिलेगा, मुझे मालूम है कि मुझे क्या होगा मरने के बाद। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन मुझे मालूम है बिल्कुल कि मेरे मरने के बाद क्या होगा, है ना। मेरा लाश जाएगा कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट को, बस हो गई बात, खत्म। मैंने डोनेट कर दिया है, मेरे बीवी ने इसी पर विटनेस डाला है कि मेरी एक बीवी ही है जो इस पर डिसाइड कर सकती है, उन्होंने वो विटनेस डाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मैंने जो एनाटॉमी सीखी है मनुष्य के शरीर को डिसेक्ट करके, और इसी जो कर्ज है इसको चुकाने वाला हूं मैं। मेरे बॉडी भी कोई डिसेक्ट करके जो अंदर है देखा जाएगा। जीवन की प्रक्रिया एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लाइफ का डेफिनेशन भी है, मेडिकल डेफिनेशन। जब ब्रेन डेड होते हैं तो क्या करना है वो भी मैंने डिसाइड करके रखा है। अगर नेचुरल डेथ हो जाए तो एनाटॉमी डिपार्टमेंट को जाएगा। अगर एक्सीडेंटल ब्रेन डेथ कहते हैं इसको, जब ब्रेन मर जाता है लेकिन बाकी बॉडी तंदुरुस्त है, तो भी क्या करना है मैंने बता दिया। मेरे हार्ट ले लो, लंग्स ले लो, लीवर ले लो, कुछ भी ले लो, और इसको किसी दूसरे को ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दो, बस हो गई बात। लेकिन अगर किसी ने मुझको खत्म कर दिया तो दोनों नहीं होंगे, जलाना ही पड़ेगा, नहीं तो दफन करना पड़ेगा। क्योंकि जो अगर मुझे अननेचुरल डेथ हो गया तो पोस्टमार्टम कर देंगे, ऑर्गन्स निकालेंगे, और ऑर्गन निकालने वाली बॉडी एनाटॉमी म्यूजियम नहीं ले, एनाटॉमी डिपार्टमेंट नहीं लेगा, बस। और वहाँ तो ऑर्गन देने की बात है ही नहीं। लेकिन मुझे कुछ एक्सीडेंट हो गया और मेरा ब्रेन डेड है, बॉडी जिंदा है, तो ये सब यूज़ कर लीजिए। अगर मैं नेचुरल कॉज से मर गया तो बॉडी को एनाटॉमी डिपार्टमेंट को दे दीजिए, बस हो गई बात। जो जिंदा है, जब तक जिंदा है उसकी अच्छे देखभाल करो। जब वो मर गया इसकी बॉडी को फेंकना नहीं, इसको डिग्निफाइड तरीके से पहुंचा दो जहां पहुंचना है, बस। मेरे पिताजी जब गुजर गए, मैं उत्तराखंड में था, वर्कशॉप चल रहा था, लोग मुझसे पूछे क्या हुआ सर, मैंने बोला कि मेरे पिताजी गुजर गए। तो बोले तो हमारा वर्कशॉप खत्म, अब वापस जाएंगे। बोला नहीं। तो बोले आपके पिताजी गुजर गए और वापस नहीं जाएंगे। तो मैंने बोला अगर मेरे जाने से वो फिर जिंदा होते तो मैं जरूर चला जाता, अब भी चला जाता। लेकिन अब क्या करना है, इनके बॉडी को उन्होंने बोला है मुझे मेडिकल कॉलेज को मत देना है, मुझे जला दो। तो मैंने वो व्यवस्था करके ही आया था। मैं, वो तो बीमार थे, मुझे मालूम था। लेकिन 3 महीने पहले मैंने प्रोग्राम फिक्स कर दी थी उत्तराखंड में, तो बाकी मेरे बीवी सब लोग इनके देखभाल कर रहे थे, बस। तो बात यह है कि जब ऐसे समय पे हम क्या करते हैं, अगर हमारा कोई बहुत प्यारे व्यक्ति का ब्रेन का मौत हो गया और इनके बॉडी बिल्कुल जिंदा है, लेकिन वो जिंदा लाश है क्योंकि इनका बॉडी सब काम कर रहा है, लेकिन ब्रेन है, हमारा अस्तित्व तो ब्रेन ही है, क्या करें। तब आते हैं बहुत एक दुविधा।
उस पर हमें बहुत तर्कशीलता से काम करना पड़ता है, समझे? जब मर गया तो मर गया, तब तो सेंटिमेंट्स आते हैं कि जो मरा है इसको स्वर्गलोक भेजो या ऐसा कुछ करो। यस, हो गया। यस, तो आपको आंसर कर दिया। यस, ठीक है। ब्रेन के दो भाग होते हैं, ये कहते हैं डॉक्टर कम ज्यादा ब्रेन के दो भाग होते हैं दिमाग के। ब्रेन के बहुत भाग है, चार होते हैं, चार। बहुत है, वो अलग बात है। नहीं, कॉम्प्लिकेशन पर मत जाएंगे हम, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा बहस चलेगी। आप एक कीजिए, किसी किताब पे देखिए इसका मेन पार्ट्स क्या होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला, मिड ब्रेन, बहुत सारी बातें होते हैं। अच्छा, कोरोना के बारे में आप बताइए, और उसके टीके के बारे में जो आपने 45 डेज मेडिसिन बनती है, उसके बारे में। कोरोना की टीका नहीं, हर मेडिसिन जो आपके फार्मेसी में बिकता है ना। कोरोना के बारे में हम सबसे लोग ऐसी बीमारियां, तो मैंने वही जो साथी को कोरोना हुआ तो मैं उनके साथ गया, बैठे हो गया, जबकि घर बड़े थे तो नहीं मिल रहे थे, तो मैं उनके पास गया, क्योंकि जो उनको सुई लगी होती वो गवर्नमेंट को ना, मेरी बड़ी जो थी बिल्कुल बंद कर दी गवर्नमेंट ने, उनको दूध पानी भी उनको नहीं दे रहे थे, पुलिस वाले भी नहीं दे रहे थे, तो मैंने उनके साथ लड़के उनको दबाया, तो मेरी शिकायत ऊपर तक हुई थी, इसलिए हमारा कारण बन गया। तो जो मेरा पद था उसको भी मेरे को सस्पेंड करने की यहाँ तक नौबत आई है। देखिए, बात यह है कि किसी भी बीमारी को जो इन्फेक्टिव होता है, इसका अल्टीमेट ये इलाज अपने बॉडी से ही होता है। और पर्टिकुलरली वायरल डिजीज को कोई, अब तो थोड़े एंटीवायरल आए हैं, फिर भी आपका बॉडी का इम्यूनिटी। मैं तो कोरोना में पायनियर हूं, मुझे मार्च 2020 में ही कोरोना हो गया, लेकिन ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, 4 किलो वजन चला गया और लगभग 15 दिन में बुखार से पड़ा था। बाकी मुझे ज़्यादा खांसी ऐसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे लंग्स स्ट्रांग थे, मैं बच गया। इसी का बेनिफिट है कि अगर यू हैव स्ट्रांग लंग्स आप बच सकते हैं। अच्छा, मेरे बीवी को भी हुआ, वो भी स्विमिंग जाती है, इसको भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो क्योंकि ये मेनली लंग्स की बीमारी है और इसका इम्यूनिटी आता है आपके बॉडी से ही। जो टीका आपको लगाते हैं वो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए है, बस। और ये इम्यूनिटी एक पार्शियल इम्यूनिटी है। इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम सीवियर डिजीज बट डज नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शन। अब नए टीके बन रहे हैं जो नाक में डालने वाले हैं, इससे शायद आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि जो आपको टीका लगाते हैं वो नेचुरल रूट पे नहीं जा रहा है, टीका लगाते हैं, और वो भी एक प्रोटीन के लिए ही, बाहर वाला, वो बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं इसको, इसके लिए इम्यूनिटी होता है। लेकिन जब आपको इन्फेक्शन होता है, सारे वायरस के सारे प्रोटीन्स के खिलाफ आपको इम्यूनिटी होती है। लेकिन ये जो कोरोनिल या होम्योपैथी दवा या कुछ भी इम्यूनिटी बूस्टर से कुछ नहीं फायदा है, ये सिर्फ अपने चीज़ों को बेचने के लिए पूरा नाटक कर दिया। सर, उनका क्वेश्चन था कि जो 4 ट्रायल होते हैं वो उसमें कोरोना के इंजेक्शन में तो नहीं हुए, चारों हुए। 4th देखिए, जो मैंने कहा था, अब जो आपको टीका लगा रहा है ना, वो 4th फेज है। 3rd फेज के बाद मार्केट को रिलीज होता है। 4th फेज तो जब वो मार्केट में है तो फेज 4 है कि कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ लोगों ने विड्रॉ भी कर दिया, वो फेज 4 पे। एनिमल ट्रायल तो नहीं हुआ? एनिमल ट्रायल्स हुआ है, तीनों फेज का ट्रायल्स हुए हैं, बिल्कुल सही ट्रायल्स हुए हैं। लेकिन फेज 3 ट्रायल्स का पूरे रिजल्ट के लिए वेट नहीं किया बोल रहे हैं, बस इतना है। कितने लोगों ने टीका लगवाया है ये बताएं? आप बड़े जिन्होंने लगवाया, जिन्होंने नहीं लगवाया वो भी कट करें। जिन्होंने नहीं लगवाया वो उनसे करेंगे। अच्छा, तो रिकॉर्ड होल्डर मैं हूं। मुझे
3 बार कोरोना हुआ है, 3 बार टीका लगाया है। हाँ बिल्कुल। हाँ, मुझे तीसरी बार कोरोना जब हुआ था मालूम है, फाइनल जनवरी में देते थे ना डोज, प्रिकॉशनरी डोज, वो लेने के 5 दिन बाद मुझे कोरोना हुआ। शायद मुझे इन्फेक्शन हुआ है उसी जगह जहां मैं टीका लगाने को गया था। अच्छा, लेकिन पहला इन्फेक्शन में मुझे डर था कि मैं मर ही जाऊंगा, क्योंकि फीवर तो 102 भी था। लेकिन दूसरी बार जो हुआ, एक रात को बुखार आ गया। तीसरी बार जो हुआ, 1.5 घंटे का बुखार आ गया बस। चौथी बार भी हो सकता है, मालूम नहीं, तब तो शायद लगता है मुझे बुखार ही नहीं होगा। अच्छा, तो बात यह है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। पहली बार जब कोरोना हुआ, किसी को इसके खिलाफ इम्यूनिटी नहीं था, इसलिए सबको हो गया। सर हमारे चंडीगढ़ के तर्कशील कहते हैं कोरोना है ही नहीं, इसका इंजेक्शन भी लगवाना चाहिए और इनका मास्क भी नहीं पहनना चाहिए। मैं तर्कशीलों की बात कर रहा हूँ कि तर्कशील लोगों के बयान है। उन्होंने वहां पर एक धरना भी निकल लगाया था, एक प्रदर्शन भी किया। तर्कशील है। डॉक्टर जगदीश चंद्र है सुजय जी, डॉक्टर जगदीश चंद्र जी बीच में है। डॉक्टर जगदीश चंद्र ही मुझे मालूम नहीं। इम्यूनाइजेशन यही जो तर्कशील। कौन सा डॉक्टर है वो? देखिए, ये बात कई बार मेरे सामने आए हैं। बहुत 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 डॉक्टरों ने मुझसे पूछा है, क्योंकि मैं इनका टीचर हूँ, बहुत सारे, कि लगाए कि नहीं। तो मैंने बोला देखो, एक लॉजिक है, सम इम्यूनिटी इज बेटर देन नथिंग, इसलिए लगा दो। एंड इसके साइड इफेक्ट्स इतने कम है, कोरोना के इफेक्ट से बहुत गुना कम है, मे बी 1000 times लेस। सो इसलिए इट इज सेफर टू टेक द वैक्सीन देन गेट इन्फेक्टेड बाय कोरोना। लेकिन मुझे तो कोरोना हुआ वैक्सीन के पहले ही 2 बार हुआ, तो क्या करें, राइट। तो कोरोना में बहुत बारी चीज आए हैं, नॉन साइंस आया है, एंटी साइंस आया है, बैड साइंस आया है, ये तीनों चीज आए हैं कोरोना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कोरोना के दौरान सर हमने एक टीका लगवाया, मैंने और मेरे बेटे ने। शाम को मेरे बेटे को बुखार और ये नहीं हुआ सर, और वो इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। हाँ, क्या कारण था? ये देखिए, एवरी बॉडी रिएक्ट्स इन अ डिफरेंट वे, बस। अच्छा, राइट 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 राइट। ये बीच में डिस्कशन नहीं है, बीच बीच में डिस्कशन मत कीजिए। आप भी अपने डिस्कशन ना करें, जो स्टेज से साथी बोल रहे हैं उनकी बात सुनो, सवाल जो आप जो कर रहे हैं उनकी बात सुनो। आप उसमें आपका बोलते रहते हैं, माइक में। स्विच साइकोलॉजिस्ट मान लिया कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में उनका तो चेतना जो उस तरह बोलते हैं कलेक्टिव है, उस पर थोड़ा आपका। यस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो आप बोलते हैं वो ऐसा है कि इट डजंट वर्क इन आइसोलेशन। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव इनपुट्स। यस, कलेक्टिव इनपुट्स। एंड जो भी इनपुट्स होते हैं, इनका रिएक्शन इज सिमिलर फ्रॉम ए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। अगर किसी को गिरते हुए देखा तो मेजॉरिटी जाके इनको उठाएंगे, समझे। अगर एक बड़ा आग लग गई यहाँ, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल भाग जाएंगे। सो दिस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज एक्चुअली कलेक्टिव रिएक्शन। ये कंडीशन रिफ्लेक्स जैसे बोलते हैं ना, वही होता है। समटाइम्स इट इज वेरी सटल, आपको ऐसा मालूम नहीं होता, लेकिन आई एम गिविंग यू वेरी क्रूड एग्जांपल्स, राइट। यस, एनी क्वेश्चंस? तो आगे तो हमारे एक साथी कुछ अपने आइटम दिखाने वाले हैं ना। तो मैंने जो बोला है वो कंप्लीट नहीं है, ओनली थोड़े आइडियाज तो आपके सामने रखे हैं। बहुत सारा आपको सीखना है, समझना है। So can I ask you? Yes. सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पर्सन इज फिजिकली फिट, उसका BMI इज नॉर्मल एज सच, राइट? एंड उसके लिए रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस हैं that you say that increases the
the vital capacity of the lungs. Yes. But his job requirements are not like this. He needs to do some physical exercise. Yes. तो उसको फिर एक ऐसी physical exercises या ये breathing exercise करने की जरूरत नहीं है. Yes. No, no, ऐसा नहीं है. See, there are two aspects to it. जो एक्सरसाइजेस आपके काम के लिए चाहिए वो आपके एम्प्लॉयर इसको देख लेगा या आपके एजुकेशन के टाइम में आपको दिया होगा. ये जनरल एक्सरसाइजेस है जो आपके फिटनेस रखने के लिए. व्हाई इज द क्वेश्चन. वी हैव चेंज्ड आवर लाइव्स फ्रॉम दैट ऑफ आवर फादर एंड ग्रैंडफादर एंड आवर ग्रेट ग्रैंडफादर. एंड man is a product of 60,000 years of evolution, and within I mean even more, but but what I'm saying is our common thing, that migration here. And उसके एक जनरेशन दो जनरेशन के अंदर कितना चेंज आ गया आपके डाइट में, आपके एक्सरसाइज में, आपके स्लीपिंग पैटर्न में. इसलिए आपको यू हैव टू टेक इट बैक टू दोज डेज एंड एज मच एज पॉसिबल. इसलिए मैं कहता हूँ एक्सरसाइज की ज़रूरत है, डाइटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपका डाइट तो बिल्कुल 100% डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंडफादर यूज्ड टू ईट. आप कहेंगे मैं वो रोटी खाता हूँ, लेकिन वो रोटी वो खाते थे और आप खाते थे, इनमें बहुत फर्क है. Saturation level की जैसे आप बात करते हैं ना. For example, if I'm going to do pranayama at the start of my exercise, my saturation is 99. If I'm doing exercise after that, उसका आगे concept क्या है? It cannot go above 100. It cannot go above 100. Then, Can you fill this bottle yeah. more than this? No, it's already filled. Bas. It means that pranayama exercise of No, pranayam exercise may help to build your chest capacity because you are going to give some exercise to your intercostal muscles and maybe by physical exercise. But instead of pranayam, aerobic exercise is the best. Pranayam is not an aerobic exercise. That you exercise your muscles also along with your lungs. And exercise of the lungs comes because of the exercise of the muscles. That is better. That's what our grandfather used to do. Walk, run, do work in the fields. वही करते थे ना. सर यदि मेरा दिमाग मेरे फेफड़ों को नहीं कहता कि आप जल्दी जल्दी सांस लो और मैं बैठ के सांस लेता रहूं, तो क्या उससे डैमेज हो जाएंगे मेरे फेफड़े? नहीं, आपके हाइपरकैप्निया, अल्कोहलिज्म, ये नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जाता है. हाइपोकैप्निया, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है. उसका नुकसान हो जाएगा. हाँ, अल्कोहोलिसिस में जाएंगे आप. यदि मैं दिमाग के कहे के अनुसार सांस ना लूं और अपने आप लेना शुरू कर दूं, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूँ. नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं. ओवर ईटिंग भी कर सकता नहीं, आप स्टॉप करके आप अपना सुसाइड नहीं कर सकते हैं ना. इसके बाद आपका ब्रेन ओवर कम हो जाएगा. हाँ, आप तो सांस पकड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसके बाद तो आप लेंगे ही. Sir, it means pranayam damages our body. Not to. But why not? Why not? Let us be in the. I do not black and know. white. I do not know. I cannot be in black and white. That when we say Yeah. yes or no. or No. I cannot be so black and white. But I am talking about claims. Yeah. Claims. That is the problem. Yeah. Yeah. Claim is fraud. Claim is That's great. Yes. Thank you. Yes. उसके बदले में Yes. आप Very clear. I am not asking you not to do exercise because I have told you how much exercise I am doing, and I have just removed my shirt and showed you that Wow. I am fit. Thank you, sir. Only because I want to work as long as possible. When I am at home, मैं बोला ना इतना ये करता हूँ. और दूसरी एक बात आपने पूछा ही नहीं, दिन में 2 ही बार खाता हूँ और बहुत चीजें नहीं खाता हूँ, वो भी है. हाँ, ये लोग तो सरप्राइज होते, 2 बार को खाते ही नहीं खाते. बोला मैं खाता ही नहीं हूँ, तो कृपया मुझे छोड़ दीजिए. ये सोचते कि मैं गुस्से में आ गया और खाता नहीं. सर ये तो कहते हैं कि कम खाना जीवन का बड़ा. हाँ, ये एक है. बहुत कम खाना नहीं, ओनली सम लिटिल बिट. कम खाना. हाँ. सर तुसी पंजाब विच आए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ रज के खा. हाँ, वो उनकी फिलॉसफी. मक्खन भी होना चाहिए विच. लेकिन पानी तो मैं पीता हूँ बहुत. ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਖਣ ਤੇ ਹੋਰ तो
जो उन्होंने कल शाम को खाना खाया, रात को खाना खाया, सुबह नाश्ता किया, तो मैं उनको पूछा भी हाँ उसका बिल बताओ, तो इतना था कि हमारा तो मतलब ऐसे ही हो जाता है। जब उसने बोला कि सिर्फ इतने पैसे दो, एक फिगर में बस। अच्छा, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ पूछिए। सर आपने कहा कि खुद करके देखना है, खुद एग्जाम्पल बनना है, खुद सिद्ध करना है। ठीक है, पढ़ना है, पहले सीखना है और फिर चिंतन करना है उस पर और फिर परखना भी है उसको। हाँ। अब अंधविश्वास के खिलाफ लड़ते हैं, जब चीजों को जब चैलेंज करते हैं, बहुत सी जानलेवा चीजें भी है। हाँ। कि वो करता है तो मैं भी करता हूँ। बहुत एग्जाम्पल है, जैसे चुराई में रखे लड्डू है, तो नॉर्मल की बजाय कहीं ना कहीं उनमें कोई शरारत भी हो सकती है, खाने से बन भी सकता है। हाँ। खैर इस प्रकार की चुनौती चलती रहती। पिछले दिनों कोरोना आया था, वो भी एक चुनौती थी। वैसे तो तर्कशील सोसाइटी विज्ञान सम्मत है, वैज्ञानिक आधार पर और परिणाम पे, तर्क पे, 3 चीजों पे चलती है। लेकिन कोरोना का टाइम तो पूरा साइंस भी सरकार के अधीन हो गया था, यानी अगेंस्ट खड़ा हो गया था। हाँ। या यूं कह लो पाखंड में ही जा पहुंचा था। हाँ। तब तर्कशीलों के पास क्या रह गया था? केवल तर्क और परिणाम रह गया था। हाँ। क्योंकि जो चीजें कही थी, एक दूसरे के संपर्क में मत रहें, हाथ न मिलाएं, मास्क पहने, ये फैलता है, सांस लेने से फैलता है, हाथ लगाने से फैलता है, इसके बारे में 24 घंटे तक रहते हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ चीजें थी। हाँ। मुझे कोरोना हुआ, बहुत अच्छा बुखार था, काफी करना था। पहले वाला था, दूसरे वाला कोई खास नहीं, 2 बार हुआ है। हाँ। तो उसके अंदर जहां मैं ताश खेलता था जिन लोगों के साथ, अगर ये हैंड टू हैंड या माउथ टू माउथ फैलता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ परिणाम की। किसी को नहीं हुआ। मेरे 2 घर है, उधर भी है, इधर भी है। मैं 4 दिन उधर रहा, फिर ज्यादा। आप एक मिनट आप स्टॉप कीजिए। नहीं, आप नहीं, मैं आंसर करूंगा, बाद में आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, आपने बोला कि कांटेक्ट, मास्क और हाथ फैलाने से अभी साबित हो गया कि द मेजर सोर्स इन्फेक्शन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ये उस जमाने में जो कहा था, क्योंकि कुछ नहीं मालूम था, जब मुझे कोरोना हुआ तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर दिया था कि मास्क पहनना नहीं है, क्योंकि मास्क चाहिए मेडिकल पर्पसेस के लिए, इसलिए मास्क को वेस्ट मत करो। तो मैंने मास्क नहीं पहना था। मार्च 8 को मैं तर्कशील लेक्चर देने के लिए बेंगलुरु गया ट्रेन पे, वहीं से ट्रेन पे वापस आ गया। शायद मुझे लगता है मुझे इन्फेक्शन ट्रेन के AC 2 टायर कंपार्टमेंट में होगा, क्योंकि वहाँ बहुत गल्फ से आने वाले भी थे और उस टाइम में कोरोना का कोई स्क्रीनिंग नहीं था, ओनली फीवर, और पैरासीटामोल लेके आओ तो फीवर नहीं आएगा। तो शायद मुझे लगता है, अभी मालूम नहीं मुझे कहाँ से आ गया, शायद मुझे लगता है वहाँ से आ गया। और मार्च 20 को मुझे बुखार आ गया। तो ये फर्स्ट स्टेज में मास्क नहीं पहना है बोले, सिर्फ हाथ धोना है बोले, क्योंकि सबूत, इट गोज बाय एविडेंस। तब तो उनको मालूम नहीं था, अब तो मालूम हो गया, इसलिए बोल रहे हैं कि मास्क इज द ओनली थिंग एंड प्रिवेंट क्राउडेड प्लेसेस, ऐसे या एयर सर्कुलेशन नहीं होता। अभी तो कोरोना का डर चला गया मेरा, क्योंकि मुझे 3 बार हो गया, 3 बार वैक्सीन। अब तो मैं ज़्यादा डरता नहीं हूँ, लेकिन उस बार तो बहुत डरा था कि किसी को मालूम नहीं कि क्या करना है। अच्छा, तो आंसर दे दिया आपको? अच्छा ठीक है, आगे बढ़िए। रहे थे ना, वो डर की बता रहा हूँ मैं। उसके बाद किसी को नहीं हुआ जो संपर्क में आए, ना घर में हुआ, ना इधर, ना उधर, ना दोस्तों को, किसी को नहीं हुआ मेरे से। तो ये हमने सिद्ध किया कि ये बीमारी इस तरह नहीं फैलती। जहाँ तक मास्क की बात है, मैंने स्वेच्छा से पहना ही नहीं। मैं ऐसे डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूँ, मैंने मास्क पहना भी, लोगों को जबरदस्ती पहनाया भी, वो अलग चीज है, वो जॉब के लिए था, बीमारी से डर के नहीं था। तीसरा, कोरोना के टाइम में ये बहुत आए, थोड़ी
देर पहले आयुर्वेदाचार्य था, फेसबुक व्हाट्सएप पे भी आ रहे थे, फलाना काढ़ा पी लो, कीवी सही रहती है, ये नारियल का जूस बढ़िया रहता है। मैंने कुछ नहीं पिया, कुछ भी प्रूफ दिखाया, नॉर्मल दवाई। और एक ये डॉक्टर साहब बैठे अपने एक हुए बैठे, उनके ही संपर्क में रहा, क्या लेना, बोला कुछ नहीं, बस बुखार चढ़ा तो गोली ले लेने तो ठीक है। और इतना दिमाग में वो वहम पाड़ रखा था, है बैठ रखा था मीडिया ने, सरकार ने और साइंस ने, डॉक्टर भी बीच में थे इसके सारे। तो ये तो बाद में, और जहाँ तक मास्क की बात है, सारे हरियाणा देखिए आप नहीं, आप क्या उठा रहे हैं सवाल, क्या सवाल उठा रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, कोरोना को जिस तरीके से महामारी कोरोना, देखिए आप कोरोना डिनाइल की बात कर रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं या और कुछ? नहीं, ये कह रहे हो और आप नहीं, आप बोल रहे हैं कि कोरोना उन लोगों को नहीं हुआ जो आपके पास है। कैसे कहते हैं आप? मैं संपर्क में रहा हूँ। नहीं, आप कैसे कहते हैं कि इनको कोरोना नहीं हुआ? बीमार नहीं हुए वो। बीमार नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोरोना नहीं हुआ। नहीं, इनकी इम्यूनिटी ऐसी थी कि इनको कुछ नहीं हुआ। हाँ, देखिए एक टाइम, सुनिए आप, एक टाइम में जो कर्नाटक में आते थे, बॉर्डर में इनको पकड़ के कोरोना का टेस्ट करके जो पॉजिटिव है उनको क्वारंटाइन में डालते थे। 98% जो पॉजिटिव थे उनको कोई सिम्टम नहीं था, वो क्वारंटाइन में बैठ के वीडियो लगा के नाचते थे। क्यों? क्योंकि वो यंगस्टर्स थे। यंगस्टर को कुछ नहीं होता है, सिर्फ उनको होता है जिनको बीपी है, डायबिटीज है, बाकी सेकेंडरी इलनेस है। इसलिए वो आपको कहते हैं कि बैठो, दूसरों को मत फैलाओ। क्यों? क्योंकि अगर आपके कोई पुरखे हैं जिनको डायबिटीज है, बीपी है, वो इन्फेक्शन के साथ मर भी जाएंगे। तो आप ये मत कहिए कि किसी को नहीं हुआ। आपको कैसे मालूम है किसी को नहीं हुआ? बीमारी बिना बीमारी चला गया, सिर्फ इन्फेक्शन हुआ। हाँ, समझ गए? अच्छा, यस, हाँ प्लीज। लक्षण नहीं आए, बस लक्षण नहीं, रोग लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक। हाँ इनका सलाहकार गिर रहा हूँ। हाँ, उस दौरान मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ मैं बता रहा हूँ। कई बातों से मिलकर हमें ये लगा है, और फिर ट्रायल की बात आई है कि जब भी 2020 में कोरोना आया है तो वैक्सीन जो 4 स्टेजेस आपने बताई हैं उसकी, वो तो कितने दिनों में, क्योंकि ट्रायल काफी लंबे होते हैं, कोई भी वैक्सीन आती है काफी लंबे टाइम के बाद मार्केट में आती है, जबकि साथ के साथ आ गई। तो कुछ संशय था, शक था कि ऐसा नहीं है। बाकी कोरोना सबको हुआ, इसमें कोई तो राइट हुआ, एक वायरस है, ये नहीं कह सकते। लेकिन आपको एक और बात भी याद रखनी है कि कोरोना के वायरस के लिए जो वैक्सीन हुआ, इसका तकनीक तो बिल्कुल अलग है। कोरोना का वैक्सीन वो है mRNA वैक्सीन। पर दूसरी भी है, दोनों ही। नहीं, ये दूसरा तो ये हमारा कोविशील्ड तो अलग है, वो पहले का टेक्निक है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का। लेकिन जो वहां आ गया फाइजर का वो mRNA। अभी तो एटेन्यूएटेड वायरस का वैक्सीन भी बात हो रहा है कि वो नेजल रूट से जाए, शायद वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। बट द थियरी इज दैट some immunity is better than no immunity. At least have the immunity toward it. एपिडेमिक बोल के जो डंडा बरसाए गए पुलिस द्वारा और घर में भी सदस्य को इकट्ठा नहीं रहने दिया गया, इतनी जो दहशत फैलाई गई, उसमें शक होता है कि ये सरकार की कहीं ना कहीं बेवकूफी थी, समझने में नाकामी। थोड़ी बेवकूफी थी उनका रिएक्शन, वो लॉकडाउन इज द बिगेस्ट बेवकूफी। खाड़ी गुजारने से थोड़ा चला गया। हाँ, खाड़ी टाइम कुछ बात ये बातें कहाँ से आ रही है? अंधविश्वास के बजाय के इस तरह के मतलब आए हैं यहाँ पे कोरोना की बात आ रही, ये बात आ रही,
वो भी अंधविश्वास है, वो भी अंधविश्वास। देखिए देखिए एक बात है, नहीं नहीं, देखिए देखिए एक मिनट सरदार जी, देखिए देखिए वो खत्म हो गया, फिर चला गया। लेकिन बात, किसी ने मुझसे कहा कि आपने कितने साइकेट्रिस्ट पेशेंट्स को ट्रीट किया है, तो मैंने बोला एक भी नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं। मेरा काम है कि अगर ये कुछ साइकेट्रिस्ट की इलनेस की कुछ चेष्टाएं करते हैं, उनके पीछे देखना है कि इसके पीछे क्या इलनेस है, कौन करता है, बाद में इसको आइडेंटिफाई करके हमारे साइकेट्रिस्ट के पास भेजना है, और वो इसका ट्रीटमेंट करेंगे, मैं नहीं। लेकिन कुछ लोग इसका एक्टिंग करते हैं, उसका कारण क्या है वो हम पकड़ के ठीक कर सकते हैं। लेकिन किसी साइकेट्रिक बीमारी के कारण ऐसे करे तो हम इसको ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, हम कैसे बोलते हैं इनको साइकेट्रिस्ट के पास। हाँ, साइंटिफिक नॉलेज और टेम्परामेंट को एक्सप्लेन करने में कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सरकारें भी जो है साइंटिफिक के नाम पर अनसाइंटिफिक बातों को साइंटिफिक वे में पेश करने की कोशिश करती है, तो वहाँ पे तथ्य सोसाइटी या एक्टिविस्ट होता क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम प्रेस स्टेटमेंट दे सकते हैं। जैसे कि जब ये हुआ, क्या है वो सैटेलाइट का हुआ, तो आई गेव ए ओपन स्टेटमेंट एंड देन लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म आ गया मुझ पर, लेकिन वी कैन गिव एन स्टेटमेंट एंड वी कैन क्वेश्चन